So this is our next chapter. We have studied energy system in the last series, and today we will study direct indirect method of measuring the energy cost of exercise, recovery process, physiological aspect of fatigue, restoration of energy stores, recovery oxygen एंड न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस. तो आज के इस पूरे सेशन में हम ये पढ़ेंगे. वी विल ट्राई टू कवर दिस विथ इन 70-80 मिनट्स एंड ईजिली हो जाएगा कवर, क्योंकि कुछ पार्ट हमने पहले पढ़ चुके हैं, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा डेट वी हैव स्टडीड इन एनर्जी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो उन दोनों का मिक्स एप्लीकेशन इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा. तो लेट्स स्टार्ट. ये यूजीसी नेट में पूछा गया क्वेश्चन था. एनर्जी एक्सपेंडिचर कैन बी मेजर बाय इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर इन्वॉल्व मेजरिंग. ये क्वेश्चन पूछा गया था इन प्रीवियस यूजीसी नेट. 8 मिनट. आवाज आ रही है ना सबको? तो इसका अगर आपको आंसर नहीं पता है तो इस सेशन के बाद आपको पता चल जाएगा. इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर से जब हम एनर्जी मेजर करते हैं तो उनमें कौन कौन से वेरिएबल इंक्लूड होते हैं? राइट. हीट प्रोड्यूस बाय द बॉडी, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, ऑक्सीजन कंजप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो. सो लेट स्टार्ट द मेन टॉपिक. डायरेक्ट कैलोरीमीटर मेट्री होता है और इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री होता है. ये दो प्रोसेस है जिससे हम एनर्जी एक्सपेंडिचर मेजर कर सकते हैं. सपोज व्हेन वी डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, सो हाउ वी कैन मेजर अवर एनर्जी एक्सपेंडिचर? सो दिस आर द टू मेथड्स थ्रू विच वी कैन मेजर द एनर्जी एक्सपेंडिचर. मीन्स हमने एक्सरसाइज के दौरान कितनी एनर्जी खर्च करी है, कितना एनर्जी का इस्तेमाल हुआ है. तो दिस आर द टू वेज टू मेजर द एनर्जी एक्सपेंडिचर स्पेसिफिकली ड्यूरिंग एक्सरसाइज. So one is direct calorimeter and second is indirect calorimetry. So this is also given in the UGC NET syllabus. That's why we are studying this. So if we talk about direct calorimetry, तो मैंने एनर्जी सिस्टम पढ़ाते वक्त आपको क्या कहा था? Whatever the ATP breakdown and release of energy takes place, in which 60% of energy will convert into heat and 40% एनर्जी. सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है सर. एक मिनट. अभी आ रही है मेरी आवाज? हेलो, अभी आवाज आ रही है मेरी? एक मिनट में सर अभी क्लियर है. जस्ट मैं ब्लूटूथ कनेक्ट कर लूँ. एक मिनट रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी, इसको मैं वापस से बोल देता हूँ. इन डायरेक्ट किलोमीटर व्हाट वी डू, वी जस्ट मेजरिंग द हीट, बॉडी हीट. एज आई टोल्ड यू 60% ऑफ एटीपी प्रोड्यूस्ड, जिसकी एनर्जी 60% हीट में कन्वर्ट होती है. तो हम हीट को मेजर करके प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में कितना एनर्जी का ब्रेकडाउन हुआ, कितना एनर्जी का कंजप्शन या एक्सपेंडिचर कितना हुआ. तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हीट को मेजर कैसे किया जाए. यस, हीट को कैसे मेजर कर सकते हैं? एनी आइडिया? जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और कैसे, हाँ टेम्परेचर कैसे तो कर सकते हैं. बाकी हमारी बॉडी का रनिंग टेम्परेचर हम कैसे मेजर करेंगे कि एक्सरसाइज के टाइम पे इतना टेम्परेचर हुआ है? तो देखो इसका क्या है, सिंपल सा एक चैम्बर है. एक चैम्बर रहता है ना, एक चैम्बर रहता है, इंसुलेटेड चैम्बर, जिससे हीट बाहर नहीं आ सकती. चैम्बर रहता है, उसके अंदर क्या रहता है, ट्रेडमिल रहती है. उसमें एक पर्सन क्या रहता है, रनिंग करता है. एक्सरसाइज के टाइम पे हमको मेजर करना है, तो उस पर एक पर्सन क्या करता है, रनिंग करते रहता है ना. तो ये चैम्बर से क्या पास करते हैं, इधर से वाटर पास करते हैं, कोल्ड वाटर, नॉर्मल वाटर. इधर की साइड से सब पास होता है वाटर, और इधर से वाटर बाहर निकलता है. तो
तो यहाँ का जो वाटर के टेम्परेचर में जो डिफरेंस आता है उसको मेज़र करके हीट का प्रिडिक्शन लगाते हैं। समझ में आ रहे हो? क्योंकि जब भी हम रनिंग करेंगे तो ये चेंबर से इंसुलेटेड चेंबर है, इससे बाहर हीट नहीं जा रही है। ये इंसुलेटेड चेंबर इधर से, यहाँ से वाटर जा रहा है, तो ये हीट ऑब्जर्व करेगा ये वाटर, और इसमें जो टेम्परेचर में चेंजेस आया है ना, उससे प्रेडिक्ट करेंगे हीट का मेजरमेंट। समझ में आया आपको? अभी आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ मैं। तो ये क्या होता है, कैलोरीमीटर क्या होता है, इसमें जो कैलोरीमीटर स्टार्ट होता है एक चेंबर होता है ना, जिसमें कि वाटर के चेंबर से जो टेम्परेचर में चेंजेस आता है उससे प्रेडिक्ट करते हैं। ये देखो आप देख सकते हो डायग्राम में, ये चेंबर में इसमें रनिंग कर रहे हैं, तो इधर से जो भी चेंजेस आएगा वाटर में जो भी चेंजेस आएगा है ना, कोल्ड वाटर इधर से जा रहा है और इधर से सप्लाई आउटलेट निकलेगा, ठीक है, वार्म वाटर। तो जो वाटर के जो टेम्परेचर में चेंजेस आया है उससे प्रेडिक्ट करते हैं कि हीट कितनी प्रोड्यूस हुई है इस बॉडी से, पर्सन की बॉडी से, है ना, और इस टेम्परेचर से प्रेडिक्ट करते हैं कि कितनी कैलोरी बर्न हुई है। अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है कुछ? इसमें आपको क्या ये परफेक्ट लग रहा है? यस, क्या ये सही है, एकदम परफेक्ट लग रहा है कि आपको? ये डायग्राम देख के बताइए। हाँ हाँ, वो हो सकता है, और क्या हो सकता है इस जो सिस्टम में बताओ आप। हाँ, ये बात भी सही है। और सिस्टम में क्या प्रॉब्लम लग रही है आपको? इस तरीके से अगर हम हीट को मेजर करें तो कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है आपको कि सही है एकदम ये? हाँ, और नहीं कर तो हर कोई सकता है, रनिंग तो हर किसी को करा सकते हैं हम मेजर करने के लिए। सपोज रनिंग के लिए कर रहे हैं हम, तो रनिंग तो कोई भी कर सकता है ना, पर हर गेम में अप्लाई नहीं कर सकते, वो बात भी सही है। चलो बताइए और क्या हो सकता है सिस्टम में, बताओ प्रॉब्लम आपको इसमें कुछ ना कुछ नजर आ रहा है इंसान के अलावा चैम्बर में? हाँ, तो ट्रेडमिल प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन, इसकी वजह से तो हीट हीट भी तो निकलेगी ना, ये इक्विपमेंट भी तो हीट को डिसिपेट करेगा, कुछ ना कुछ हीट को रिलीज करेगा। तो एक ये प्रॉब्लम हो गई है कि नहीं? और क्या प्रॉब्लम हो सकती है बताओ ऐसे सिस्टम में? और क्या प्रॉब्लम है इस अरेंजमेंट में? सोचो। हाँ, वो सिस्टम तो नहीं, वो सिस्टम तो सही है। ये क्या है, अराउंड दिस, ये कोल्ड वाटर है ना, इसके अराउंड में आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो वो तो ठीक है कि वो ऑब्जर्व कर लेगा जितना भी है, क्योंकि बाकी का इंसुलेशन है, इससे बाहर हीट नहीं जा रही है। कोल्ड जो भी हीट जाएगी वो कोल्ड मैटर में नहीं जाएगी। देखो इसमें और क्या प्रॉब्लम है कि हमारी बॉडी भी तो खुद को हीट ऑब्जर्व करेगी, सारी की सारी हीट बाहर थोड़ी ना निकलेगी। जो मेटाबॉलिज्म होता है उससे हमारी बॉडी का भी तो, बॉडी का टेम्परेचर भी तो बढ़ता है। हाँ, सपोज हमारी बॉडी से 60% हीट बाहर निकली, मतलब 60% हीट का प्रोडक्शन हुआ एनर्जी से, तो क्या वो सारी 60% इन्वायरमेंट में जाती है क्या? हमारी जो बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है वो तो हमारा टेम्परेचर भी तो बढ़ता है, तो कुछ कुछ हीट हमारी बॉडी भी तो ट्रैप करती है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है ना एक्सरसाइज के दौरान। तो ये भी एक सेकेंड प्रॉब्लम है ना, कि एवरी हीट डिसिपेट फ्रॉम आवर बॉडी इज नॉट ट्रैप्ड बाय इन्वायरमेंट, सम ऑफ द heat can be trapped inside the human, so it ultimately raise your temperature. So this is the second problem. So these are the drawbacks, है ना, these are the drawbacks. फर्स्ट, जो रैपिड चेंजेस आया है टेम्परेचर में वो तुरंत मेजर नहीं कर सकते। अचानक से जो भी रैपिड चेंजेस आएगा वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसमें क्या एक अब्सोल्यूट चेंजेस पता चलेगा हमें एट द एंड कि हाँ इतना टेम्परेचर में चेंजेस आया, जो बार बार स्लो स्पीड कम ज़्यादा हो रही है उसकी वजह से चेंजेस आ रहा है टाइम पीरियड के साथ में, वो तो मेजर नहीं कर पाएंगे। सेकेंड, और क्या प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज इक्विपमेंट के वजह से भी हीट निकल सकती है, उसकी भी हीट होती है, फ्रिक्शन वगैरह होता है, ट्रेडमिल में रबड़ होता है, उससे जूते से फ्रिक्शन होगा, उसकी वजह से भी हीट निकल सकती है। कुछ हाँ, वही तो
गर्म हो जाती है ना मशीन भी गर्म हो जाती है, मशीन भी तो हीट डिसिपेट करेगी, उसके अंदर मोटर होती है वो भी हीट निकाल सकती है। और कुछ कुछ टेम्परेचर हमारी बॉडी में ट्रैप हो सकती है जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्वेटिंग, यस, स्वेटिंग क्या इफेक्ट हो सकता है ना। तो ये ड्रॉबैक्स हैं इस चैम्बर के। तो समझ में आ गया आपको डायरेक्ट कैलोरीमीटर क्या होता है ना। तो ये इसमें ए ऑप्शन तो हट जाएगा, ये इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर की बात कर रहा है, ए ऑप्शन हट गया, है ना। ठीक है, अब इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर पढ़ते हैं। इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को मेजर करके प्रिडिक्ट करते हैं हीट, मतलब कितना एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो गैसेस एक्सचेंज है, कितना हमारी बॉडी ने कितना यूज किया उसको प्रिडिक्ट करके। जैसे रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो आपको मैंने बताया था, RER क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए कितना होता है RER, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो कार्बोहाइड्रेट के लिए कितना होता है, भाग फैट के लिए कितना होता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 है और फैट के लिए होगा 0.7। कार्बोहाइड्रेट में जितना ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, CO2। कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन और CO2 6 निकलता है, तो ये 6 कैंसिल हो जाएगा, इसका रेशियो 1 आ जाता है। पर फैट में क्या रहता है, ज़्यादा होता है रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन का, समझ रहे हो, उसका हमने पढ़ा था कार्बन। देखो ये फैट, इससे प्रेडिक्ट लगाते हैं हम रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो से कि किसका इस्तेमाल हो रहा है, फैट का हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का हो रहा है। भूल जाते हो यार तुम, यार रिवाइज नहीं कर रहे हो क्या, बताओ, ये छोटा सा चीजें भूल गए आप। ऐसे ही तो MCQs में पढ़ने के बाद भी गलत मार्क करोगे। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट प्रोड्यूस इतना निकलेगा और कार्बोहाइड्रेट का इतना निकलेगा, है ना। हाँ बिल्कुल, प्रोटीन का 0.8 है, 0.83 के अराउंड है ना। तो ये है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो। लास्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने ये पढ़ा था, रेशियो ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय ऑक्सीजन कंजप्शन, ये है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर ये 0.7 के आसपास है तो इसका मतलब है कि 100% फैट का इस्तेमाल हुआ है, और अगर इसका रेशियो 1 के आसपास है RER, तो इसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट का 100% इस्तेमाल हुआ है। क्लियर है सबको। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के थ्रू इस्तेमाल हो सकता है। अब देखो ये डगलस बेग है, इसका इस्तेमाल किया जाता है इसको मेजर करने के लिए, ऑक्सीजन के आउटपुट और इनपुट को। कई बार आपको ये इक्विपमेंट का नाम दे दिया जाएगा, आपने मेज दो कॉलम में देखा होगा, यहाँ पे लिखा हो रहेगा डगलस बेग, स्पायरोमीटर, और यहाँ पे वेरिएबल जो मेजर करता है। तो ये जो डगलस बेग है, ये क्या मेजर करता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो, कितना ऑक्सीजन का कंजप्शन हुआ, कितना कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज हुआ। ठीक है, ये इक्विपमेंट है, इसके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं। और भी कई सारे इक्विपमेंट हो सकते हैं, दिस आर द प्रोमिनेंट यूज्ड इन बुक और गिवन इन द बुक एंड आस्क इन द एग्जाम। क्लियर है, ये फॉर्मूले आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा देख लीजिए। ऑक्सीजन कंजप्शन इन लीटर, इससे हम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन कितना हुआ है उससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, राइट। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस हुआ इस थ्रू प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये वेरिएबल्स है, राइट। तो ये है इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर। इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर में क्या होता है, की पॉइंट क्या है, व्हाट इज द की पॉइंट हियर, इट यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन टू प्रेडिक्ट द एनर्जी कंजप्शन, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये
indirect calorimeter involved? It was asked in UGC net. Indirect calorimeter involved. क्या आएगा इसमें? आंसर क्या आना चाहिए अब? ऑक्सीजन कंजप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रेशियो। आंसर आ जाएगा CDE, सिंपल है ना। ए तो अपने आप कट जाएगा, तो ये दोनों ऑप्शन हट गए। अब बी वर्सेस सी में से क्या है, एंजाइम्स का तो कुछ रोल नहीं था, ये भी कट गया, बचा क्या CDE, ये हो गया आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट किलोमीटर के बारे में इतना ही था, इससे ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है फटिक, है ना। अब फटिक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज फटिक? फटिक का मतलब क्या होता है? नहीं, ये तो फिजियोलॉजिकल कॉज है जिस वजह से होता है, बट बाकी होता क्या फटिक? हाँ, ये कॉज है, जो जो तुमने बताया, फटिक नहीं बोल सकते इसको। हाँ, सिंपल, जिस पेस में हम करना चाहते हैं उस पेस में हम मेंटेन नहीं कर पा रहे। अगर ऑपरेशनल डेफिनेशन बोलूँ, सपोज मैं रिसर्च कर रहा हूँ और ऑपरेशनल डेफिनेशन के हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट टेबल टेनिस पे पेडलिंग कर रहा हूँ, या शटल को उस रेट से मैं बॉल को, जो टेबल टेनिस की बॉल है उस रेट से मार रहा हूँ, मैं मार रहा हूँ 60 शॉट्स पर मिनट, ये मैं मार रहा हूँ, और पर मैं इसको मेंटेन नहीं कर पाया, मैं आ गया 40 शॉट्स पर मिनट पे। तो ये इसको भी हम बोल सकते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ फटिग, मेरे रिसर्च के हिसाब से। मतलब ये ऑपरेशनल डेफिनेशन का मतलब आपको मैंने बताया था। वैसे ही मैं किसी इन जनरल बोलूं तो क्या होगा, जो पेस में आप वर्क कर रहे हो, डिक्रीमेंट इन मस्कुलर परफॉर्मेंस विथ कंटिन्यू एफर्ट, ठीक है। जो पेस में हम मस्कुलर एक्टिविटी में रिपीटेड स्टिमुलस के कारण, क्या बोल सकते हैं, रिपीटेड स्टिमुलस के कारण मस्कुलर एक्टिविटी में डिक्रीमेंट आ जाना, उस पेस को हम मेंटेन नहीं कर पा रहे। सपोज आप रनिंग कर रहे हो लगातार, और रनिंग आप मेंटेन, आप चाह के भी वो स्पीड में, पेस में रनिंग नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है कि फटिग है। इनएबिलिटी, अब अगर थोड़ा सा और देखें दूसरे लैंग्वेज में, फिजियोलॉजी में, इनएबिलिटी टू मेंटेन पावर आउटपुट टू कंटिन्यू मस्कुलर एक्टिविटी एट गिवन इंटेंसिटी। आप ट्रेडमिल पे रनिंग करते जा रहे हो पर्टिकुलर स्पीड से, उस स्पीड को मेंटेन नहीं कर रहे हो, मतलब फटिग है ना। अब फटिग के दो साइट है, पेरिफेरल फटिग और सेंट्रल फटिग। ये तीनों जो स्टार्टिंग के है, ये पेरिफेरल फटिग है, और ये है सेंट्रल फटिग, राइट। पेरिफेरल का मतलब आपको मैंने बताया था, सराउंडिंग, आउटर एज, कवरिंग, है ना। तो पेरिफेरल फटिग मतलब क्या हो सकता है? शुभम, आपका माइक बंद कर लीजिए। कौन है? शुभम सर। डिक्रीमेंट इन एटीपी, ये हम पढ़ेंगे एक एक करके, पेरिफेरल फटिग और इसके बारे में। एनर्जी सिस्टम में आपकी कमी आ जाती है, लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है, और कंट्रेक्टाइल फाइबर्स में डिस्ट्रप्शन हो जाता है। तो ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ये कहीं ना कहीं एनर्जी सिस्टम से रिलेटेड है, बायोकेमिकल एक्सपर्ट से रिलेटेड है ये तीनों कंपोनेंट। और नेक्स्ट है न्यूरल कंट्रैक्शन ऑफ मस्कुलर फटिग, ठीक है। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे फटिग के बारे में। बिफोर में उसके पहले जाने से पहले आपको बताता हूँ साइट ऑफ फटिग, फटिग कहाँ कहाँ होती है। और कुछ टर्मिनोलॉजीज रिगार्डिंग फटिग। हेलो माइक टेस्ट, हेलो, जस्ट वेट फॉर 10 सेकेंड। तो देखो, अगर मैं फटिग की बात करूं, जस्ट बिफोर अ फटिग मसल्स डज नॉट रिलैक्स कंप्लीटली, इट रिमेन
in a partially contracted state. This called contracture. Contracture एक टर्मिनोलॉजीज है रिलेटेड टू फटीग. कंट्रेक्चर का मतलब क्या होता है? द वर्ड कंट्रेक्चर, कंट्रेक्चर, और इसको क्या बोल सकते हैं? कंट्रेक्चर, कंट्रेक्शन, रिमाइंडर. है ना? इसका मतलब क्या हुआ? मसल्स पार्शली कंट्रैक्टेड स्टेट में रहना, कंप्लीटली रिलैक्स नहीं हो पाती है, इसको बोलते हैं कंट्रैक्शन. मसल्स रिमेन इन अ पार्शली कंट्रैक्टेड स्टेट ड्यू टू फटीग. क्या होता है कंट्रैक्शन? पार्शली कंट्रैक्टेड स्टेट. किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? मसल्स की. लिख लो, मसल्स रिमेन इन अ पार्शली कंट्रैक्टेड स्टेट जस्ट बिफोर द फटीग ओकर. ठीक है, मतलब नॉट कंप्लीटली रिलैक्स. तो उस टर्म को बोलेंगे कंट्रेक्शन या फिर कंट्रेक्शन रिमाइंडर. क्लियर है? नोट डाउन कर लिया सबने? आगे बढ़े. ठीक है, अब साइट ऑफ फटीग की अगर बात करें, कॉज ऑफ फटीग की, कॉज ऑफ फटीग लिखते जाना, मैं जो बताते जा रहा हूं. एक होता है एग्जॉशन ऑफ एसिटाइलकोलिन इन मोटर एंड प्लेट. एसिटाइलकोलिन जो रिलीज होता है उसका एग्जॉशन होना, उसका खत्म हो जाना. एसिटाइलकोलिन एग्जॉशन. जब रिपीटेड एक्सरसाइज करते हैं हम, बार बार जब ये रिलीज होता है तो एसिटाइलकोलिन क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है. लिखो, एसिटाइलकोलिन का आपको मतलब पता है ना? ये मोटर एंड प्लेट में, ये जो न्यूरल मस्कुलर जंक्शन में, इससे जो रिलीज होता है एसिटाइलकोलिन, उसके वजह से मस्कुलर कंट्रैक्शन होता है. आपने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी देखी होगी. तो एसिटाइलकोलिन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है. जब एक्शन पोटेंशियल मोटर एंड प्लेट में पहुंचता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के टर्मिनल में पहुंचता है, नर्व के एंडिंग में पहुंचता है, तो यहाँ से वेसिकल से एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है और उसके बाद फर्दर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होगा, उसके बाद में ही मस्कुलर कंट्रैक्शन होगा. तो इसका एसिटाइलकोलिन का कम हो जाना, एंडिंग हो जाना, एक्सेशन होना, खत्म हो जाना, थक जाना. ठीक है. सेकंड रीजन क्या है? एक्युमुलेशन ऑफ मेटाबोलाइट्स. क्या है एक्युमुलेशन ऑफ मेटाबोलाइट्स? मतलब क्या है? लैक्टिक एसिड, फॉस्फरिक एसिड, इनका एक्युमुलेट हो जाना. लिखो, मेटाबोलाइट्स. ठीक है. बाकी क्या है? न्यूट्रिशन वाला पर्सपेक्ट है, न्यूट्रिएंट्स वाला. न्यूट्रिएंट्स वाला ग्लाइकोजन का खत्म हो जाना, ऑक्सीजन का, और क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीजन का कम हो जाना, लैक ऑफ ऑक्सीजन, है ना. मेटाबोलाइट्स में H+ आयन, लैक्टिक एसिड, फॉस्फरिक एसिड. ठीक है, ये एक एक करके हम पढ़ेंगे. बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस, ये लिख लिया सबने? ओके, आगे बढ़ते हैं. आप देखते हैं साइट ऑफ फटीग, मतलब फटीग की जगह कहाँ है, एक्चुअली फटीग होती कहाँ है ना. हमने सिर्फ नॉर्मली मसल्स में देखा है, तो क्या सिर्फ मसल्स में फटीग होती है? ठीक है. तो साइट क्या है? सबसे पहले देखो, फर्स्ट साइट है मसल्स की फटीग की, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. साइट फटीग की साइट क्या है? क्या देखेंगे हम? एक है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, वी विल स्टडी कोलिनस्टेरेज का ज़्यादा बढ़ जाना या एसिटाइलकोलिन का कम हो जाना, है ना. ये सब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में चेंजेस होते हैं. और क्या क्या है? मसल्स का फटीग, सेकेंड, मसल्स में फटीग होना, कंट्रैक्शन में चेंजेस आना. अब देखो, नर्व कैन नॉट फटीग, ये ध्यान रखना. नर्व है ना, फटीग नहीं हो सकती, थक नहीं सकती. या तो मसल्स होगा या तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होगा, राइट. यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में हम किसकी बात करते हैं? इन दोनों के कंबाइंड मोटर यूनिट की बात करते हैं. इसमें जो भी चेंजेस आता है, इसकी सिर्फ नर्व की बात नहीं कर रहे हम. तो नर्व थकती नहीं है, या तो मसल्स होगा या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होगा, है ना.
और क्या है, और क्या क्या चेंजेस होते हैं अंदर, अगर हम देखें स्पेसिफिकली किस ऑर्डर में होता है, स्पेसिफिकली इसको और जिमिन करें किस ऑर्डर में होता है, इसको अलग से एक पार्ट लिखिए ना हो। आप देखिए इसको किस ऑर्डर में होता है ये। अगर हमारे ब्रेन में चेंजेस देखें तो यहाँ पे एक सेल्स है, बेट्स सेल्स, इसको क्या बोल सकते हैं, पिरामिडल सेल्स। कहाँ पर होती है, कोटेक्स में, इन सेरिब्रल कोटेक्स, सेरिब्रल कोटेक्स। जब हमने लास्ट यूनिट में देखा था न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वाली में, तो उसमें हमने क्या देखा था कि मोटर कंट्रोल देखे थे, मोटर कंट्रोल, तो सेरिब्रल कोटेक्स का हमने रोल देखा था उसमें, मोटर कंट्रोल को रेगुलेट करना, वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करना। तो इसमें ये जो बेट सेल्स है, पिरामिडल सेल्स, इसका फटीक होना, और क्या है, एंटेरियर ग्रे हॉर्न, बस इतना नाम याद रखो, इससे आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है। एंटेरियर ग्रे हॉर्न, बाई चांस कभी आ गया कुछ हॉर्न सेल्स, इसका फटीक होना, ये कहाँ पर होती है, स्पाइनल कॉर्ड में, एंटेरियर ग्रे हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये हम क्या देख रहे हैं, साइट मतलब फटीक की, है ना। और क्या था, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आपको मैंने बता दिया, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और क्या है, सेकंड मसल्स है। तो इस ऑर्डर में फटीक होता है, इस ऑर्डर में सबसे पहले फटीक होता है दिस सेल सेरेब्रल कोर्टेक्स में, फिर एंटेरियर ग्रे हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरोमस्कुलर फटीक और मसल्स फटीक, है ना। तो ये फटीक है, ये साइड से फटीक की, इस जगह जगह इन जगह पे फटीक होती है, सिर्फ मसल में नहीं होती है, लैक्टिक एसिड हो गया, मसल कंट्रैक्शन में डिस्ट्रप्शन हुआ, हमारे ब्रेन में भी फटीक हो सकती है, स्पाइनल कॉर्ड में, कोर्टेक्स में, इन जगह पे फटीक हो सकती है। क्लियर है सबको, लिख लिया सबने या स्क्रीनशॉट ले लिया, एनी डाउट, इफ एनीवन हैव एनी डाउट रेज योर हैंड, और जिसको कंप्लीट है, समझ में आ गया, लिख लिया, प्रेस लाइक। जिसको समझ में नहीं आया रेज योर हैंड। आपको नाम याद रखना है, इससे आगे आपको समझना नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको डिटेल में बता नहीं रहा हूं मैं, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलिए। फटिक, हाँ, जो जो नर्व है ना, नर्व, मोटर नर्व या कोई सी नर्व है हमारी, जो नर्व जो इम्पल्स कैरी करती है, वो फटिक नहीं होती है, वो थकती नहीं है ना। क्या थकता है, मसल थकती है। हाँ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जैसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में हमने लास्ट वीडियो में बताया था, क्या होता है, मोटर न्यूरॉन और मसल्स का एंड पार्ट, मसल्स एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट, जो मसल्स का पोर्शन है, उन दोनों के जो कंबाइन, उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। द साइट है जहाँ पे नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम न्यूरॉन टू मसल्स, तो उसमें फटीक होता है ना। मतलब सिंपल सा है कि नर्व का थकती नहीं है, साइट ऑफ फटीक वो है, समझ में आया। साइट ऑफ फटीक क्या है, मसल से या तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। हाँ, मतलब ये जो नर्व है ना, नर्व जो इम्पल्स को ट्रांसफर करती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है एक्सरसाइज की वजह से। नर्व इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, वो हो रहा है अपनी रफ्तार से, बट यहाँ पे क्या हुआ कि एसिटाइल कोलिन खत्म हो गया, उसकी वजह से फटीक हो सकती है। इम्पल्स तो यहाँ तक आ रहा है, क्लियर है। तो जो फटीक किससे रिकॉर्ड करते हैं, फटीक इज रिकॉर्डेड बाय मोसेस ग्राफ, एग्रोग्राफ, राइट डाउन, फटीक इज रिकॉर्डेड बाय मोसेस एग्रोग्राफ। बस इतना जान लो, इससे ज़्यादा डिटेल में आपको जाना नहीं कि क्या होता है, कैसे होता है, ये सब चीज़ें नाम याद रखो बस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारी पीपीटी पे वापस आते हैं हम। तो दिस आर द फटीक। अब बात करते हैं एक एक करके, एनर्जी सिस्टम वाली। अब एटीपी पीसीआर सिस्टम का डिप्लेशन होना, ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम का डिप्लेशन होना, है ना। अब आपको इतना ज़्यादा कुछ इसमें
मतलब कुछ है नहीं कॉन्सेप्ट। मैं बताऊँ, सिंपल सी बात है, अगर पीसीआर डिप्लेट हो जाएगा, एटीपी डिप्लेट हो जाएगी, पीसीआर जो फॉस्फोक्रिएटिन है, फॉस्फोक्रिएटिन हम फास्ट इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं, फॉस्फोक्रिएटिन का रोल आपको पता है कि एटीपी का रीजनरेशन करना। व्हेन यू आर डूइंग फास्ट इंटेंस एक्सरसाइज 10 to 12 सेकंड के लिए आप 100 मीटर स्प्रिंट लगा रहे हो, तो फॉस्फोक्रिएटिन का एक इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर हमारी बॉडी में फॉस्फोक्रिएटिन डिप्लीट हो चुका है, तो इस वजह से क्या होगा, हम फास्ट 100 मीटर हमारा 100% नहीं दे पाएंगे। आपने रेस के एक दिन पहले अपना 100% अगर दे दिया, स्प्रिंट लगा दी भयंकर वाली, आधे घंटे पहले, 10 मिनट पहले, तो क्या होगा, आप रेस में 100% दे पाओगे नहीं। तो क्या होता है, पर इसका जो रिकवरी है ना वो फास्ट हो जाता है। फॉस्फोक्रिएटिन का जो रिकवरी है, जैसे हम ग्लाइकोजन को डिप्लेट करते थे तो उसमें तो टाइम लगता है, बट फॉस्फोक्रिएटिन की रिकवरी फास्ट हो जाती है ना। सपोज हमने क्या किया, एक स्प्रिंट लगा दी 100%, तो आपको चाहिए 3-4 मिनट चाहिए रिकवरी के लिए, फिर अगेन आप लगा सकते हो 100% स्प्रिंट। और दूसरे फैक्टर होंगे जो आपकी ये वाले सेकेंड वाले परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकते हैं, जैसे मस्कुलर फटीग वगैरह, बट फॉस्फोक्रिएटिन के लिए इस एनर्जी सिस्टम को रिकवरी के लिए 3-4 मिनट चाहिए। जब आपको एटीपी पीसीआर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो उसकी ट्रेनिंग आप कैसे करोगे, आपने 10 सेकंड के लिए स्प्रिंट लगाई, फिर आपको रुक जाना है। अगर आप कंटिन्यू करोगे तो आपका अगला एनर्जी सिस्टम का इस्तेमाल हो जाएगा, डेट इज ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम का इस्तेमाल होगा। इसलिए हमें 10 सेकंड से ज़्यादा, 12 सेकंड से ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करना है। और इस बीच में 3-4-5 मिनट की कंप्लीट रिकवरी चाहिए, कंप्लीट रिकवरी। अगर हम विदाउट रिकवरी करेंगे तो हमारा एटीपी पीसीआर सिस्टम का इस्तेमाल नहीं होगा, फिर ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम का इस्तेमाल होगा डोमिनेंटली। तो रेस्ट इंटरवल इन बिटवीन द 2 सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस एनर्जी सिस्टम को हम टारगेट कर रहे हैं उसके हिसाब से डिसाइड होगा, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही है कि डिप्लेट हो जाएगा। इसका न्यूट्रिशन का एक्सपेक्ट देखे तो आपको मैंने आप देख सकते हो यूट्यूब पे एक वीडियो डाली है 20 मिनट्स की, इसमें सारा दिया हुआ है। एर्जिनिन, ग्वासिन, ये सब चीज़ें अमीनो एसिड्स है जिससे फॉस्फोक्रिएटिन का फॉर्मेशन होता है। 2-3 अमीनो एसिड्स है। क्लियर है? ओके। ग्लाइकोजन डिप्लेशन, अब देखो क्या होता है। ग्लाइकोजन का डिप्लेशन आपको सिंपल सा पता है, जब हम लॉन्ग डिस्टेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना, तब होता है। बट जब हम स्पीड में कर रहे हैं वर्कआउट, तब बहुत तेजी से ग्लाइकोजन का डिप्लेशन होगा। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे ग्लाइकोजन का डिप्लेशन होगा। क्यों? क्योंकि हाई, मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बोला था, फास्ट पेस में ग्लूकोज का रिक्रूटमेंट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू फैट। फास्ट पेस में रिक्रूटमेंट होता है ग्लाइकोजन का ज़्यादा, ग्लूकोज का ज़्यादा, क्योंकि फैट इतनी फास्ट एनर्जी नहीं दे पाता है, तो बॉडी हमारे ग्लूकोज का इस्तेमाल करती है। तो फास्टर पेस में क्या होगा, ग्लाइकोजन ज़्यादा डिप्लेट होगा एज कंपेयर टू स्लोअर पेस। स्लोअर पेस में फैट का, अगर आप 20-30 मिनट से ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो तो फैट का ज़्यादा इस्तेमाल होगा। रेट ऑफ मसल ग्लाइकोजन डिप्लेशन इज कंट्रोल बाय इंटेंसिटी ऑफ एक्टिविटी, जैसे आपको मैंने बोला। ओके, तो ग्लाइकोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका रिप्लेनिश करना बहुत जरूरी है लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए भी और शॉर्ट स्प्रिंट के लिए भी। क्योंकि अगर आप 800 मीटर भी कर रहे हो तो वो ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम में, 1500 मीटर भी कर रहे हो तो वो ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम पर रिलाई कर रहा है। और अल्टीमेटली ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, वेदर एनारोबिक और एरोबिक, बट ग्लूकोज का तो इस्तेमाल होगा ना। तो देखो, ये मसल्स ग्लाइकोजन है, ये टाइम ऑफ एक्सर्शन है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ग्लूकोज का लेवल कम होते जाएगा, है ना। Depletion of muscle glycogen can be first step in a series of events that lead to fatigue. A certain level of muscle glycogen metabolism is necessary. देखो, अभी आपको मैंने क्या बताया था लास्ट वीडियो में, फैट बर्न इन अ फ्लेम ऑफ ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है, कार्ब्स। फैट बर्न इन अ फ्लेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फैट का इस्तेमाल करने के लिए भी
हमें ऑप्टिमम लेवल ऑफ मतलब एक कार्बोहाइड्रेट तो चाहिए थोड़ा बहुत भी, कंप्लीट नहीं. सो सर्टेन लेवल ऑफ मसल्स ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म इज नेसेसरी टू मेंटेन द ऑक्सीडेशन और मेटाबॉलिज्म ऑफ बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट. पॉइंट टू रिमेंबर, पूरी तरीके से अगर कार्बोहाइड्रेट भी खत्म हो गया तो भी हम फैट का इफेक्टिवली इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फैट को बर्न करने के लिए भी कार्बोहाइड्रेट चाहिए. वी नो that certain rate of glycogen breakdown is needed for optimal production of NADH to maintain electron transport chain. समझ में आया आपको? ठीक है. तो अगर आप समझ रहे हो कि सोच रहे हो कि मैं लॉन्ग डिस्टेंस रनर हूं और मैं फेट पर रिलाई करता हूं 100%, तो ऐसा नहीं है. ग्लूकोज का, ग्लाइकोजन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है एनर्जी प्रोवाइडर. अगर हम फास्ट रनिंग कर रहे हैं, फास्ट पेस में कर रहे हैं, उसमें तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि फेट क्या है, स्लो रेट ऑफ एनर्जी देता है. लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी तो देता है बट धीरे धीरे देता है. रफ्तार देने की, एनर्जी देने की रफ्तार क्या होती है, फैट की कम होती है. लैक्टिक एसिड, हाइड्रोजन एंड फटिक, इसका क्या लेना देना है आपको पता ही है. जब हम फास्ट पेस में रनिंग करेंगे, लैक्टिक एसिड H+ आयन क्या निकलते जाएंगे पायरुवेट से. इफ यू हैव वॉच्ड दिस प्रीवियस वीडियो यू विल बेटर अंडरस्टैंड दिस, हाउ डज इट लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस व्हेन ग्लाइकोलिसिस perform rapidly in our body. H+ ion release and it not able to process down towards the chain due to lack of NADH, limited number of NADH. So this H+ ion will temporarily combine with pyruvate and form lactic acid, है ना. तो लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है जब हम फास्ट रनिंग करते हैं. क्यों होता है? क्योंकि H+ आयन निकलते रहते हैं और H+ आयन आगे प्रोसेस नहीं हो पाते हैं, तो ये टेम्पररी पायरुवेट के साइड में कंबाइन हो जाता है और H+ आयन का लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है. तो इसके वजह से क्या होगा, एसिडोसिस होगी. ज़्यादा H+ आयन अगर एक्यूमुलेट होंगे तो क्या होगा, एसिडोसिस होगी. और एसिडोसिस होना मतलब कि पीएच का कम हो जाना. और आपको पता ही है ऑप्टिमम एंजाइम्स के लिए, एक ऑप्टिमम कंट्रैक्शन के लिए, मस्कुलर एक्टिविटी के लिए, कैल्शियम की बाइंडिंग के लिए, इन सब चीज़ के लिए नॉर्मल पीएच होना जरूरी है. टेम्परेचर और पीएच, अगर पीएच बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो क्या होगा, एंजाइम्स काम नहीं करेंगे. फॉस्फोफैक्टोकाइनेस, जो ग्लाइकोलिसिस में जो एंजाइम्स काम करते हैं, कैल्शियम की बाइंडिंग ट्रोपोनिन से, ये सब डिस्टर्ब होगी, है ना. तो पीएच का रेगुलेशन कैसे होता है, कैसे रिस्टोर होती है एनर्जी. हमारी बॉडी में बफर्स, बफरिंग एजेंट, क्या होता है बफरिंग एजेंट, एनीवन? यस. सपोज हमारे पास में है नींबू, लेमन. एक ग्लास में क्या है, लेमन है, 2 टेबल स्पून. अब ये क्या हो जाएगा, कंसनट्रेटेड लेमन है, इसमें मैंने मिला दिया पानी. तो क्या होगा, पानी मिलाने से क्या हो जाएगा, इसका जो लेमन का एसिडिक नेचर है वो कम हो जाएगा. वैसे ही होता है बफरिंग एजेंट. जब वो एसिड के साथ में मिलते हैं, एसिड या बेस के साथ में जब बफर मिलता है तो क्या करता है, उसकी एसिडिक इन्फ्लुएंस को कम हो जाता है, एसिडिटी को रेगुलेट हो जाता है, कम हो जाता है. तो हमारी बॉडी में क्या है, बफरिंग एजेंट है, बफर्स है. बफर्स वो होते हैं जो एसिडिक को कम कर देते हैं, एसिडिक को या पीएच को रेगुलेट कर देते हैं, नॉर्मलाइज कर देते हैं वीकेंड से, उसके असर को कम कर देते हैं, खत्म कर देते हैं. डेट मिनिमाइज द डिस्ट्रप्शन ऑफ इन्फ्लुएंस बाय H+ आयन. जो H+ आयन से इन्फ्लुएंस होता है उससे क्या होता है कि H+ आयन उसका असर कम होता है. तो बेसिकली क्या बोल सकते हैं इसको, बफर. तो हमारी बॉडी में जो बफर है वो क्या है, बाइकार्बोनेट. बाइकार्बोनेट क्या है, एक बफर है. कई बार क्या करते हैं एथलीट, क्या करते हैं, बाइकार्बोनेट को इंजेक्ट भी करते हैं. मतलब क्या लगते हैं, डाइट में ग्लूकोज की तरह ले सकते हैं, लेते हैं वो बाइकार्बोनेट को, है ना. एक एर्गोजेनिक तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है, एड की तरह, एर्गोजेनिक एड की तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि परफॉर्मेंस में, जैसे रनिंग वगैरह हो गया जिसमें लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है, उन केसेस में हम पढ़ेंगे इसका एर्गोजेनिक एड्स में जब देखेंगे. तो जो बफरिंग है ट्रेनिंग के साथ में कम हो सकती है, बफरिंग कैपेसिटी हमारी बढ़ सकती है ना. तो ये बफरिंग एजेंट है बाइकार्बोनेट, जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी फाइट करती है H+ आयन से. अब इफेक्ट ऑफ पीएच आपको पता है क्या होता है. नॉर्मल सी बात है, अगर पीएच बिलो 6.9 गया, रिमेंबर कितना कम होना, मतलब व्हाट इज कम होना, एक प्रॉपर एग्जैक्ट देखें
तो 6.9 पीएच स्केल आपको पता है 1 से लेके 14 तक होता है, 7 से लेके 14 तक क्या होता है, बेस होता है, और 1 से लेके 7 तक क्या होता है, एसिडिक होता है। तो जितना पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होता जाएगा, जितना पीएच बढ़ेगा उतना ज़्यादा बेस होगा। बेस मतलब एल्कलाइन, एल्कलाइन नेचर, सोडा बेस, ठीक है। तो ये है पीएच। तो पीएच अगर इससे कम हुआ तो ये क्या करेगा, इनहिबिट करता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस। अब फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस क्या है, यस फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस क्या है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम, रेट लिमिटिंग एंजाइम्स, जो रेगुलेट करता है ग्लाइकोलिसिस को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। अब इसको ही बंद कर दिया तो फिर ग्लाइकोलिसिस कैसे होगी आगे, कैसे एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। तो पीएच क्या करता है, इसको इफेक्ट कर देता है ना। और अगर ये 6.4 चले गया तो ग्लाइकोलिसिस स्टॉप हो जाएगी, अल्टीमेटली एग्जॉशन हो जाएगा, बॉडी में थकान हो जाएगी, ग्लाइकोलिसिस एडवर्सली इफेक्ट होगी, ठीक है। और क्या करता है एडिशनली, क्या करता है, इफेक्ट करता है पीएच, कैल्शियम को डिस्प्लेस कर देगा, एक्टिन मायोसिन के ब्रिज को डिस्टर्ब करेगा, कैल्शियम की बाइंडिंग को इफेक्ट करेगा, तो अल्टीमेटली हमारी मस्कुलर कंट्रैक्शन में प्रॉब्लम करेगा। क्लियर है। ये था हमारा पीएच का एनर्जी सिस्टम से रिलेटेड फटीग, है ना। ग्लाइकोजन का रोल आपको पता है। न्यूरोमस्कुलर फटीग, अब न्यूरोमस्कुलर फटीग में क्या होता है, मसल्स फाइबर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आपने देखा होगा, तो सेम चीज़ है, ये मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन, और ये मसल्स है। अब इसमें ट्रांसमिशन होता है, एक्शन पोटेंशियल जो यहाँ तक कैरी करके आता है उसको फर्दर इम्पल्स को इसमें ट्रांसफर करते हैं, और इससे क्या होता है, फर्दर इम्पल्स मिलता है ताकि मस्कुलर कंट्रैक्शन हो सके। अब इस साइट में, इस पर्टिकुलर साइट में फटीग आना, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। तो इसको न्यूरोमस्कुलर फटीग बोलेंगे, दोनों के कॉम्बिनेशन में जो फटीग आएगी। अब इसमें क्या क्या चेंजेस आ सकता है, इस फटीग में क्या क्या हो सकता है, आज इसका इंपॉर्टेंट आपको रोल पता है, ये बैकग्राउंड दिया गया है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होता है, एक्शन पोटेंशियल, इट ऑल वी हैव स्टडीड इन द न्यूरोमस्कुलर सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, ये सब हमने पढ़ा है। कपलिंग के लिए कैल्शियम के ट्रोपोनिन से बाइंड होने के लिए ज़रूरी है। अब ये अगर मैकेनिज्म डिस्टर्ब होगा तो ये फटीग होगी। अब वो कैसे होगा आगे देखिए, यहाँ तक क्लियर है। न्यूरोमस्कुलर फटीग में क्या होता है, क्या क्या होता है इसमें, न्यूरल ट्रांसमिशन, है ना। अब देखिए तो एसिटाइल कोलिन का कम हो जाना, फर्स्ट पॉइंट, एक तो ये कारण हो सकता है। कोलिनेस्टेरेस, कोलिनेस्टेरेस क्या है, यस आपको बताया था मैंने, व्हाट इज कोलिनेस्टेरेस लिखा हुआ है, बताइए जल्दी बताइए, कोलिनेस्टेरेस क्या होता है। कोलिनेस्टेरेस क्या होता है, इसका काम क्या है, यस एनीवन। ओके इट ब्रेक्स, हाँ सिंपल सी बात है, एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करता है। क्या होता है, जब भी जैसे तुरंत जैसे एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है ना बॉडी से, क्या बोलते हैं वेसिकल से, तुरंत ये ब्रेक डाउन होते जाता है, हाँ ब्रेक डाउन करता है, एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करता है ये। जैसे एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा इसको ये ब्रेक करते जाएगा, एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ इसको ब्रेक करेगा, रिलीज हुआ ब्रेक करेगा। तो इसका काम क्या है, काम क्या है इसका, कि एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करना, है ना, ताकि आगे ये कंटिन्यू कंट्रैक्शन ना बने, मेंटेन ना हो, एकदम कंटिन्यू, जितना चाहिए इतना ही नया एसिटाइल कोलिन निकलेगा। फिर एक सिंगल बार में 300 एसिटाइल कोलिन निकलते हैं, है ना। तो कोलेस्टेरॉल का काम ये है। अब ये कोलेस्टेरॉल क्या हो सकता है, हाइपर एक्टिव हो सकता है, या तो हाइपो एक्टिव हो सकता है, या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इन दोनों की वजह से फटीग हो सकती है, इन दोनों की वजह से क्या हो सकता है, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में डिस्टर्बेंस हो सकता है। फटीग की वजह से या तो कोलेस्टेरॉल हाइपो एक्टिव हो सकता है या तो हाइपर एक्टिव हो सकता है। अगर ये हाइपर एक्टिव हो गया तो एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा, तुरंत ब्रेकडाउन हो जाएगा, एसिटाइल कोलिन काम ही नहीं कर पाएगा, रिसेप्टर तक जा नहीं पाएगा। हाइपर एक्टिव हो गया, कोलेस्टेरॉल का काम क्या है, ब्रेकडाउन करना। तो अगर कोलेस्टेरॉल हाइपर एक्टिव हो गया
तो क्या होगा, एसिटाइलकोलिन रैपिड ब्रेकडाउन होगा ना, मोर देन रिक्वायरमेंट, जरूरत से जल्दी फास्ट और ज्यादा ब्रेकडाउन होगा, तो रिसेप्टर पे जाएगा कैसे, और रिसेप्टर पे नहीं जाएगा तो फर्दर मस्कुलर कंट्रैक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन क्या था, एसिटाइलकोलिन का कम हो जाना, सेकंड क्या था, कैसे कम हो जाना, या तो कोलेस्ट्रेस का हाइपर एक्टिव हो जाना, या तो इसका हाइपो एक्टिव हो जाना, बिल्कुल भी काम नहीं करना, उसके वजह से क्या होगा, कंट्रैक्शन फास्ट होगा, उसके वजह से भी फटीग होगी, है ना, रिलैक्सेशन नहीं आएगा, कंटिन्यू कंट्रैक्शन होगा, इनिबिट करेगा रिलेशन मसल रिलैक्सेशन को, तो ये हो सकता है। ठीक है, मसल्स के थ्रेशोल्ड में चेंजेस आना, जितने इंपल्स में रिक्वायरमेंट में मसल्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता था उससे ज़्यादा में होना, पोटेशियम का इंट्रासेलुलर स्पेस में आना, इंट्रासेलुलर स्पेस से बाहर आना, पोटेशियम का इंट्रासेलुलर स्पेस से बाहर आना, जिसकी वजह से क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हमने देखा था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या था, उसके बाद में एक्शन पोटेंशियल आता है, डिपोलराइजेशन होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, तो उसमें पोटेशियम का और सोडियम का इंपॉर्टेंट रोल था। तो अगर पोटेशियम सेल से बाहर आ जाएगा, इंट्रासेल्युलर स्पेस में आ जाएगा, तो उससे डिस्टर्बेंस होगा ना एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने में, नर्व इंपल्स के ट्रांसमिशन में। क्लियर है, ये समरी है, आप देख सकते हो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फटीग, अभी हमने पेरिफेरल फटीग ये सब देख लिया है ना, अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर फटीग हम देखें तो क्या होता है कि साइकोलॉजिकली, ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकली कई बार हम कंट्रोल करते हैं हमारे मोटर न्यूरॉन को। ठीक है, तो इसमें देखो आप कितना टॉलरेट कर सकते हो, कितना हैप्पीली आप एक्टिविटी को कर सकते हो, उससे रिलेटेड है। म्यूजिक सुन के सबकॉन्शियस माइंड से हम कितना पेन को टॉलरेट कर सकते हैं, कितना एक्टिविटी को हम कर सकते हैं, उससे हमारा इफेक्ट करता है कि रिक्रूटमेंट मसल यूनिट मोटर यूनिट का हो रहा है या नहीं हो रहा है। सपोज बाय चांस समझिए, अगर आपका मन नहीं एक्सरसाइज करने का, आपका मूड खराब है, एक्सरसाइज करने का मन नहीं है, तो क्या आप आपका मैक्सिमम 1 RM कर सकते हो क्या? क्या उसको थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर पाओगे? आपका अगर मन नहीं है तो कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेंटली आप प्रिपेयर नहीं हो, और मेंटली नहीं प्रिपेयर होने से क्या होगा, आपके मोटर यूनिट के रिक्रूटमेंट में भी प्रॉब्लम आएगी। समझ रहे हो, आप विलिंगली नहीं कर पाओगे, पेन को भी टॉलरेट नहीं कर पाओगे, और मोटर यूनिट के रिक्रूटमेंट में भी प्रॉब्लम आएगी। फिजियोलॉजिकली आप फटीग को परस्यू करोगे एक्स्ट्रा, जितनी फिजियोलॉजिकल नहीं होगी इतना जो फिजियोलॉजिकल फटीग है ना, जो होगी फिजियोलॉजिकल फटीग, अगर मेंटली आप विलिंगनेस नहीं हो तो फिजियोलॉजिकल फटीग को आप ज़्यादा परस्यू करोगे। आपको पता चलेगा कि हाँ मेरे अंदर फटीग हो रही है, अगर आप हैप्पीली एक्टिविटी करते हो तो आपको पता नहीं चलता। समझ रहे हो, तो सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, सबकॉन्शियस माइंड का। आगे आपको अगर ये पढ़ाई करने में बड़ा सा बोरिंग लग रहा है, यार जल्दी खत्म हो, तो आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। आपका माइंड सेट ऐसा है कि यार मेरे को पढ़ना ही है, कुछ भी हो जाए, तो आप इंटरेस्ट के साथ में पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा, आपको टाइम पता नहीं चलेगा। सो इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, गो एंड रीड दिस बुक। ठीक है, अब एनर्जी सिस्टम का रिस्टोरेशन कैसे होता है, रिस्टोरेशन कैसे होता है? अभी हमने देखा था कि जो भी थकान होती है एनर्जी सिस्टम में, पीसीआर डिप्लेट हो जाता है, ग्लाइकोजन डिप्लेट हो जाता है, तो इनका रिस्टोरेशन कैसे हो, अब इसके बारे में बात करेंगे हम। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस, किसी को कुछ प्रॉब्लम? जो चीज़ें थोड़ा टाइम देने की थी उसको मैंने टाइम दिया, जो चीज़ें मतलब सिंपल सी चीज़ें उसको मैं फास्ट कवर किया। इसमें देखो आपको ये सब साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू में समझने के लिए तो ठीक है, पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जितना उतना आपको मैंने बता दिया। तो किसी को भी प्रॉब्लम तो नहीं, समझने में कुछ दिक्कत? रिस्टोरेशन ऑफ मसल ग्लाइकोजन, है ना। अब मसल ग्लाइकोजन का सिंथेसिस, इसके लिए चाहिए हमें कार्बोहाइड्रेट का इंटेक। कितना चाहिए? 7 to 10 ग्राम पर kg ऑफ बॉडी मास आफ्टर द एक्सरसाइज, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कार्बोहाइड्रेट को इंटेक करें फास्ट रिकवरी के लिए, कार्बोहाइड्रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें हम कार्बोहाइड्रेट अगर देखें तो 2 टाइप के होते हैं, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट।
हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होते हैं, वो इमीडिएटली शुगर लेवल को बढ़ा देते हैं, इमीडिएटली जिनका डाइजेशन हो जाता है ना। और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स दे कैन प्रिवेंट ड्रामेटिक फ्लक्चुएशन। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो फूड होते हैं जिसका अब्जॉर्प्शन स्लो रेट में होता है, जो शुगर लेवल को इंसुलिन शुगर लेवल को जल्दी से पिक नहीं करेंगे। जैसे क्या हो गया, राइस हो गया, है ना, ब्रेड हो गया, और यहाँ पे अगर हम देखें हनी, जूसेस, शुगर या ग्लूकोज, ठीक है, चॉकलेट्स, तो ये क्या करते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल को जल्दी से पिक कर देते हैं, तुरंत बढ़ाते थे। और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब कि इसका अब्जॉर्प्शन रेट क्या है, स्लो रहता है। अब्जॉर्प्शन रेट क्या रहता है, स्लो रहता है। ये जल्दी से तुरंत इमीडिएटली ब्लड शुगर लेवल को नहीं बढ़ाते हैं। तो एक्सरसाइज के हिसाब से अगर हम देखें तुरंत, जैसे प्री वर्कआउट के हिसाब से भी देखें, तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड क्या होता है, इसको अवॉइड करना चाहिए तुरंत, जस्ट बिफोर द एक्सरसाइज। और ये एक बेटर वे है, ठीक है। ये प्रोलॉन्ग लेवल के लिए हमारे ब्लड ग्लूकोज को लेवल मेंटेन करेगा। ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में प्रॉब्लम क्या है, ये तुरंत बढ़ा तो देता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, तो तुरंत ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ा तो क्या होगा, बताओ, इंसुलिन बढ़ेगा बहुत सारा तुरंत, और इंसुलिन का बढ़ना अच्छा नहीं होता। इंसुलिन तुरंत बढ़ेगा तो जितना भी ब्लड में ग्लूकोज है उसको क्या कर देगा, तुरंत कम कर देगा। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन का काम क्या है, ग्लूकोज को ब्लड से उठा के मसल्स में डालना, कम करना। तो जितना ज़्यादा जल्दी पीक हो गया इंसुलिन, उतना ज़्यादा कम हो गया, इंसुलिन स्पाइक हो जाएगा। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट इज गुड फॉर यू इवन बिफोर द एक्सरसाइज, ठीक है। इसको अगर तुरंत खाएंगे तो क्या होगा कि ये ब्लड लेवल को और ज़्यादा कम कर सकता है, रिवर्स कर सकता है, ठीक है। बाकी तो और नॉर्मल सी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको ज़्यादा कुछ जानना नहीं है। बाकी न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट में देखेंगे अलग से, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, लैक्टोज, ग्लैक्टोज, ये सब सारी चीज़ें। नाउ प्रोटीन का 1 to 2 ग्राम, 1.5 to 2 kg पर बॉडी वेट, इनकी यूनिट को याद रखना है, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। ये 7 to 10 ग्राम, ठीक है। तो इसके लिए सोर्सेज मिल्क, केसिन, एग, सोए, ये सब चीज़ें हाई क्वालिटी प्रोटीन है। ये क्या होता है, बोविन कोलेस्ट्रम, ये जो नई जो मिल्क है, नया जो भी काव है या बफेलो है, जब नई डिलीवरी करती है, बच्चा लेबर, जो भी बच्चा प्रेग्नेंट होता है, बच्चा निकलता है बाहर, बर्थ होता है ना, तो उस टाइम पे जो नया मिल्क रहता है उसको बोलते हैं बोविन कोलेस्ट्रम, जिसमें हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन है, न्यूट्रिशन बहुत रिच होता है उसमें, तो ये इसको बोलते हैं बोविन कोलेस्ट्रम। तो प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है, आपको इसके बारे में पता है। फैट, फर्दर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन के हम डिटेल में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के पार्ट में, ठीक है। प्रोटीन के टाइप्स, इनका रोल, ये सब चीज़ें, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल प्रोटीन, ये सब चीज़ें हम न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे, हेल्थ एजुकेशन में। फैट, प्राइमरी फुल रेट रेस्ट एंड लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज। सी यहाँ पे लिखा है लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज, नॉट फास्ट इंटेंसिटी एक्सरसाइज, ओके। तो फैट का भी इंपॉर्टेंट रोल है। एथलीट्स के लिए रिकमेंडेड किया जाता है 30% फैट, उसमें से 10% सेचुरेटेड, 10% पॉली अनसेचुरेटेड, 10% मोनोसेचुरेटेड, है ना। अब सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, ये सब क्या होता है, सेचुरेशन का मतलब क्या होता है कि कंप्लीट ये जो कार्बोहाइड्रेट है, देखो सेचुरेशन जब भी आपको वर्ड आता है, जैसे इसके पहले भी आपको मैंने बताया था, पहले नॉर्मल लैंग्वेज में समझ लीजिए, ये बस है, ये बस में 10 सीट है, जितनी भी सीट है ना। अब ये सारी सीट पे सभी पीपल बैठ चुके हैं, सारी सीट पे सब लोग बैठ चुके हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 100% सेचुरेटेड है, कोई भी सीट खाली नहीं है, नो वैकेंट। पर अगर ये सीट खाली है, ये वैकेंट है कुछ सीट, तो ये क्या हुआ, अनसेचुरेटेड। HbO2 का सेचुरेशन हमने देखा था। वैसे ही फैट में क्या होता है, ये कार्बन की चेन है, इसमें अगर हाइड्रोजन है सारी जगह तो क्या होगा, H+ आयन अगर कवर है, हाइड्रोजन इसमें कवर है,
H प्लस आयन है, हाइड्रोजन बोलेंगे इसको, ये अगर कवर है फेट में सारी जगह, ये सारे बॉन्ड उसके फिल है, तो ये सेचुरेशन हो जाएगा। अनसेचुरेटेड फेट में क्या होता है, इसमें क्या रहता है, वेकेंट रहता है। ये सपोज वेकेंट है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना। ये सपोज वेकेंट है, ये वाला भी वेकेंट है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अनसेचुरेटेड फेट। ये है सेचुरेशन, ये वाला फेट है सेचुरेटेड फेट, और ये अनसेचुरेटेड फेट। समझ में आ गया अनसेचुरेटेड इनसेचुरेटेड में डिफरेंस क्या है ना। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट वगैरह डिफरेंट होता है क्योंकि इनकी केमिस्ट्री अलग है। क्लियर है। तो ये होता है पॉलीअनसैचुरेटेड सैचुरेटेड का मतलब, पॉली मतलब बहुत सारे। इसके डिटेल में हम फर्दर और पढ़ेंगे। Fat comes in wide variety of types. Some are essential, including linolenic acid from flax or walnut, omega-3 polyunsaturated fat, fish oil, loic acid. These are the types of essential fat. ये क्या essential fat है जो important है हमारे लिए, है ना। फ्लेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सारे सेक्स हार्मोन्स को बनाना, इन्फ्लेमेशन को कम करना, और भी कई सारे इंपॉर्टेंट रोल है। टू लो फैट आर एसोसिएटेड विथ रिड्यूस्ड टेस्टोस्टेरोन कंसंट्रेशन। रिमेंबर, टेस्टोस्टेरोन का आपको इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा है, पता है कि बॉडी बिल्डिंग के लिए, मसल्स ग्रोथ के लिए टेस्टोस्टेरोन इंपॉर्टेंट है। और अगर फैट डाइट में बहुत कम है तो टेस्टोस्टेरोन लेवल, क्योंकि सेक्स हार्मोन किससे बनते हैं, फैट से बनते हैं, है ना। फैट का इंपॉर्टेंट रोल है सेक्स हार्मोन में। तो टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन अगर कम हो जाए, फैट का कंसंट्रेशन अगर कम है बॉडी में, डाइट में, तो टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन कम होगा और एक्सरसाइज में भी, परफॉर्मेंस में भी इफेक्ट आएगा। ठीक है। तो सही टाइप का फैट लेना जरूरी है। फैट का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एक एनर्जी प्रोवाइडर भी होता है लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में, अल्ट्रा मैराथन में, मैराथन में। तो फैट के अभी इतना ही, ये सारी डिटेल में हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, वी विल गो इन एवरी टाइप ऑफ फैट एंड ऑल, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, पॉलीअनसैचुरेटेड इन न्यूट्रिशन पार्ट। अभी के लिए इतना ही। Now recovery oxygen. This is the last part of our today's lecture. ठीक है।